हेलो एस्पिरेंट, वेलकम टू माय चैनल सीयूटी प्रिपरेशन। यहाँ मैं आपके साथ 500 एमसीक्यू डिस्कस करूँगी पॉलिटिकल साइंस डोमेन का। जो भी बच्चे सीयूटी 2023 में अपना अटैम्प्ट देने वाले हैं, तो ये वीडियो सीरीज़ उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। ये टोटल 24 आवर्स के रहेंगी। इसी में पहले चैप्टर वाइज दोनों बुक के एमसीक्यू डिस्कस करूँगी। उसके बाद कुछ मैराथन सेशन और कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो भी इसी में इंक्लूडेड रहेगी। ये वीडियो इंग्लिश और हिंदी दोनों ही मीडियम के स्टूडेंट के लिए हेल्पफुल रहेगी। साथ ही साथ एग्ज़ाम टाइम पे आप चैप्टर को क्विक रिवीजन करना चाहते हैं तो ये वीडियो उसके लिए भी हेल्पफुल रहेगी, क्योंकि एमसीक्यू के थ्रू पूरा चैप्टर ही एक तरीके से रिवीजन होगा। इससे पहले मैं चैप्टर 1 एंड 2 डिस्कस कर चुकी हूँ आपके साथ। आज जो मैं डिस्कस करूँगी वो चैप्टर नंबर 3 डिस्कस करूँगी। चैप्टर 1 और 2 के 4 वीडियोज़ अपलोडेड हैं, वो देख लीजिएगा। चैप्टर 3 जो है वो है यूएस डोमिनेशन एंड वर्ल्ड पॉलिटिक्स, विश्व राजनीति में अमेरिकी प्रभुत्व। ये कब की बात है? जब सोवियत यूनियन का डिसइंटीग्रेशन हो जाता है 1991 में। उसके बाद ये माना गया कि कहीं ना कहीं अब यूएस डोमिनेट करेगा पूरे वर्ल्ड पे, वर्ल्ड पॉलिटिक्स पे। ठीक है, क्यों? क्योंकि जब कोल्ड वॉर के टाइम पे दो पावर थी, एक सोवियत यूनियन का ब्लॉक था और एक यूएस का ब्लॉक। पर अब सोवियत यूनियन के डिसइंटीग्रेशन के बाद एक तरफ से एक जो कॉम्पिटेंट था, उसका कॉम्पिटिटर था, वो तो डिसइंटीग्रेट हो गया। उसके बाद यूएस एक डोमिनेंट पावर की तरह निकल कर आया। तो ये माना जाता है कि आइडियोलॉजी में, मिलिट्री में, कल्चर में तो कहीं ना कहीं डोमिनेशन यूएस का देखने को मिला। तो आज चैप्टर नंबर 3 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। विच स्टेटमेंट अबाउट डोमिनेशन इज इनकरेक्ट? इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है डोमिनेंस को लेकर, यानी कि वर्चस्व के बारे में गलत कथन बताना है। तो ऑप्शन ए, इट मीन्स द लीडरशिप ऑफ अ सिंगल कंट्री। इसका अर्थ किसी एक देश की अगुवाई है। द टर्म इज यूज टू मार्क द सुपरमेसी ऑफ एथेंस इन एशियन ग्रीक्स। इस शब्द का इस्तेमाल प्राचीन यूनान में एथेंस की प्रधानता को चिन्हित करने के लिए किया जाता है। सी, मिलिट्री और पावर ऑफ द डोमिनेंट कंट्री इज इनविंसिबल। द वर्चस्वशील देश की सैन्य शक्ति अजय होती है। द पोजीशन ऑफ अ डोमिनेंस इज फिक्स्ड वंस इट वाज एस्टैब्लिश्ड इट्स डोमिनेशन, इट हैज एस्टैब्लिश्ड इट्स डोमिनेशन फॉर एवर। वर्चस्व की स्थिति नियत होती है। अगर एक बार किसी ने अपना वर्चस्व कायम कर लिया तो ये हमेशा के लिए कायम रहती है। तो इसमें से जो ऑप्शन इनकरेक्ट है वो ऑप्शन इनकरेक्ट है डी, क्योंकि ऐसा नहीं है कि किसी ने एक बार अपना डोमिनेशन फिर इस्टेब्लिश कर लिया तो वो हमेशा के लिए डोमिनेंस पावर की तरह ही इस्टेब्लिश्ड रहेगा। वक्त के साथ डोमिनेशन जो करता है उसका वक्त के साथ डोमिनेट करने वाला पावर भी चेंज होता है। आप इसको समझ सकते हैं इंडियन पॉलिटिक्स से। आपको पता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट में ऐसा नहीं है यहाँ पे कि एक पार्टी है। जिस जिस तरीके से यहाँ पे कुछ सालों में पॉलिटिकल पार्टी चेंज होती है, उसी तरीके से वर्ल्ड में भी या कहीं भी डोमिनेशन करने वाला डोमिनेंट पावर फिक्स्ड नहीं होता है। ये टाइम टू टाइम चेंज होता है, सिनेरियो के हिसाब से, इन्वायरमेंट के हिसाब से बदलता रहता है। बाकी हाँ, डोमिनेशन का मतलब सिंगल कंट्री का लीडरशिप है। साथ ही साथ ये एशियंट ग्रीक से रिलेटेड है। ओके, और साथ ही साथ जो डोमिनेट करता है उसके मिलिट्री पावर को कोई भी हरा नहीं सकता, उससे जीत नहीं सकता। बहुत ही पावरफुल मिलिट्री पावर होती है डोमिनेट करने वाली कंट्री की। ठीक है, तो इसका ऑप्शन डी वॉज इनकरेक्ट। इसका जो ऑप्शन डी था वो गलत था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, व्हेन डिड अमेरिकाज सुपरमेसी बिगिन? अमेरिका का वर्चस्व की शुरुआत कब हुई? 1990, 1991, 1992, 1993। तो ये मैं बता चुकी हूँ कि अमेरिका के वर्चस्व की बात कब से शुरू हुई? 1991 की, क्योंकि उससे पहले सोवियत यूनियन भी एक तरीके से मेजर पावर में था, पर डिसइंटीग्रेशन के बाद सोवियत यूनियन रेस से आउट हो गया। उसके बाद सिर्फ अमेरिका का सुपरमेसी देखा गया, डोमिनेंस देखा गया, ऐसा कहा जाता है। तो 1991 में जो है अमेरिका के वर्चस्व के डोमिनेशन की शुरुआत होती है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। The America's century is characterized of the period since the middle of the 20th century as the being largely dominated by the United States in political, economic and cultural term. समझ जाता है, पॉलिटिकल टर्म देखे, इकोनॉमिक टर्म, कल्चरल, सब में डोमिनेशन अमेरिका का देखा जाता है मिडिल 20th सेंचुरी के बाद। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड ऑर्डर इज इनकरेक्ट? यहाँ पे भी इनकरेक्ट बताना है, ध्यान से देखना। अगर एग्जाम में भी आता है करेक्ट पूछा है, इनकरेक्ट, ठीक है, नहीं तो उसी टाइम गलत हो सकता है आपके एग्जाम में। अगर आप रीड करने में गलत कर देंगे तो एक क्वेश्चन आपका बेकार में गलत हो जाएगा।
इसलिए क्वेश्चन को ध्यान से रीड करना है कि क्वेश्चन कह क्या रहा है। समकालीन विश्व राजनीति के बारे में निम्नलिखित समकालीन विश्व व्यवस्था के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड ऑर्डर कैसा है इसके बारे में रॉन्ग स्टेटमेंट को फाइंड आउट करना है। देयर इज नो सच वर्ल्ड गवर्नमेंट दैट कैन कंट्रोल द बिहेवियर ऑफ कंट्रीज। ऐसी कोई विश्व सरकार मौजूद नहीं है जो देशों के व्यवहार पर अंकुश रख सके। अमेरिकाज मूव्स इन इंटरनेशनल अफेयर्स, यानी कि अमेरिकाज डोमिनेशन इन इंटरनेशनल डोमिनेंट इन इंटरनेशनल अफेयर्स, अंतर्राष्ट्रीय मामलों में अमेरिका की चलती है। ठीक है, इंटरनेशनल अफेयर्स में अमेरिका का डोमिनेशन है, डोमिनेट करता है। दिस ऑप्शन सी, डिफरेंट कंट्रीज आर यूजिंग फोर्स ऑन ईच अदर, अलग अलग कंट्रीज अलग अलग देशों पे विभिन्न देशों पे अपना बल प्रयोग करती है। ऑप्शन डी, द यूनाइटेड नेशन पनिशेस कंट्रीज दैट वायलेट यूनाइटेड नेशन जो देश अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन करता है, यूनाइटेड नेशन उसे पनिश करती है, उसे दंडित करती है। ओके, तो इसके बारे में स्टेटमेंट क्या है, इनकरेक्ट ढूंढना है। ठीक है, तो हाँ, पहला ऑप्शन देखते हैं कि कोई भी ऐसी वर्ल्ड गवर्नमेंट नहीं है जो कंट्री के बिहेवियर पे कंट्रोल कर सके, तो यही स्टेटमेंट रॉन्ग है। यूएनओ जैसे हमने कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बना रखे हैं जिसमें जो कि कंट्री के कई बार बिहेवियर को भी कंट्रोल करती है। ठीक है, इंटरनेशनल लॉज बनाती हैं जिसको सबके लिए मैंडेटरी होती है। ठीक है, तो इसीलिए यही ऑप्शन गलत है कि कोई वर्ल्ड गवर्नमेंट नहीं फॉर्म हुई है। वह यूएनओ को वर्ल्ड गवर्नमेंट की तरह उसमें कुछ अभी कमियां हैं, पर वर्ल्ड गवर्नमेंट की तरह वो परफॉर्म करती है कुछ हद तक। राइट, तो क्वेश्चन ऑप्शन ए इज इनकरेक्ट। बाकी सब देख लेते हैं कि बाकी सब सही क्यों है। अंतर्राष्ट्रीय मामलों में अमेरिका की चलती है, अमेरिकाज डोमिनेशन इन इंटरनेशनल अफेयर्स, ये ऑप्शन क्यों सही है, क्योंकि बहुत सारे जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हमने बनाई है जिसमें लगभग वर्ल्ड की सारी कंट्री पार्टिसिपेट करती है, पर इसमें डोमिनेशन अमेरिका का होता है क्योंकि एक मेजर पावर है, उसका कंट्रीब्यूशन, फाइनेंशियली कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा होता है। बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन के जो हेड क्वार्टर्स हैं वो भी अमेरिका में ही कहीं ना कहीं सिचुएटेड है, स्थित है। इसीलिए ये ऑप्शन भी सही है कि कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत ही सही, पर अंतर्राष्ट्रीय मामलों में अमेरिका की चलती है। डिफरेंट कंट्रीज आर यूजिंग फोर्स ऑन ईच अदर, बिल्कुल करेक्ट। अभी हमने देखा कि यूक्रेन पर इन्वेजन जो किया है, किसने, रशिया ने हमला किया, तो ये क्या है, सप्रेस करने की कोशिश है। बड़ी कंट्रीज जो होती हैं वो हमेशा कोशिश करती है कि अपने आसपास की जो छोटी छोटी कंट्रियां हैं उसको अपने में मर्ज कर लें, इसीलिए सप्रेस करने के लिए उस पर कई बार हमले करती है, फोर्स का यूज़ करती है। द ऑप्शन डी, इसलिए ये भी सही है, बी भी सही है, सी भी सही है। ऑप्शन डी क्यों सही है, द यूनाइटेड नेशन पनिशेस कंट्री दैट वायलेट इंटरनेशनल लॉज, बिल्कुल ठीक। ठीक है, हमने वर्ल्ड गवर्नमेंट की तरह यूनाइटेड नेशंस को फॉर्म कर रखा है, तो अगर कोई कंट्री वायलेट करती है इंटरनेशनल लॉ को, तो इसमें कई बार ये देखा गया है कि कितनी कंट्रियों पे रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं। ठीक है, तो पनिश भी करती है, फाइनेंशियल पनिश करती है, कुछ एड्स प्रोवाइड करती है, वो छीन लेती है। ठीक है, तो पनिश भी करती है। तो ऑप्शन ए इनकरेक्ट है, बाकी के ऑप्शन सही हैं। नाउ क्वेश्चन 4 पे देखते हैं, विच स्टेटमेंट इज रॉन्ग अबाउट ऑपरेशन इराकी फ्रीडम। सही नहीं पूछ रहा है, रॉन्ग पूछ रहा है, इसमें डिस्कस करेंगे। ऑपरेशन इराकी फ्रीडम, इराकी मुक्ति अभियान के बारे में कौन सा कथन गलत है। मोर देन 40 कंट्रीज ज्वाइन द यूएस लेड कोalition विलिंग टू अटैक इराक। इराक पर हमला करने के इच्छुक अमेरिका अगुवाई वाले गठबंधन में 40 से ज़्यादा देश शामिल हुए। ठीक है, ये एक स्टेटमेंट है। दूसरा ऑप्शन बी, अटैक ऑन इराक stating the reason that this attack is being done to prevent Iraq from making weapons of mass destruction. इराक पर हमला करने का कारण ये बताया गया कि ये हमला इराक को सामूहिक संहार के हथियार बनाने से रोकने के लिए किया जा रहा है। यानी कि कहा गया कि इस पर हमला इसलिए करें ताकि उस जो मास डिस्ट्रक्शन के जो वेपन प्रोड्यूस कर रहा है उसको रोकने के लिए हम हमला कर रहे हैं। ऑप्शन सी, द परमिशन ऑफ द यूनाइटेड नेशन वॉज टेकन बिफोर दिस एक्शन। इस कार्यवाही से पहले संयुक्त राष्ट्र की अनुमति ले ली गई थी। ऑप्शन डी, द यूएस लेड कोalition did not face a strong challenge from the Iraqi army. अमेरिकी नेतृत्व वाले गठबंधन में तगड़ी चुनौती नहीं मिली। यानी कि अमेरिकी नेतृत्व वाले गठबंधन ने जब अटैक किया तो उससे इराकी आर्मी से उसको चैलेंज नहीं मिला। तो इसका जो रॉन्ग स्टेटमेंट है ऑप्शन सी
रॉन्ग है कि यूनाइटेड नेशन से परमिशन ले ली गई थी। ये भी सही है कि 40 कंट्रीज का एक अलाइड ग्रुप था जिसने इराक अटैक पे विलिंग थे और अटैक करते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन ए भी करेक्ट है। बी भी करेक्ट है कि उन्होंने यही रीजन बोला कि हम सामूहिक संहार के लिए मास डिस्ट्रक्शन वाले जो वेपन है उसका प्रोडक्शन में उसको ना बनाए, इसलिए हम अटैक कर रहे हैं उसको रोकने के लिए, ठीक है। और ऑप्शन डी भी सही है कि इराकी फ्रीडम से कोई इराकी आर्मी से कोई ज़्यादा चैलेंज फेस नहीं मिला, ठीक है। तो इसीलिए जो ऑप्शन सी जो है, द परमिशन ऑफ यूनाइटेड नेशन वाज टेकन बिफोर एक्शन, यूनाइटेड नेशन से परमिशन बिल्कुल भी नहीं ली गई थी इस ऑपरेशन को करने के लिए, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज इनकरेक्ट, रॉन्ग स्टेटमेंट अबाउट ऑपरेशन इराकी फ्रीडम। इसके बाद कब हुआ था ये इराकी फ्रीडम? याद रखना 2003 में हुआ था, ओके। रीजन यही बताया गया था कि एक मास डिस्ट्रक्शन, ये जो वेपन्स का जो प्रोडक्शन हो रहा है उसको रोकने के लिए कर रहे हैं, और साथ ही साथ इराक में सद्दाम हुसैन की डिक्टेटरशिप रिजीम थी, ठीक है, और एक शासन था, इसीलिए हाँ उन्होंने ये रीजन दिया कि हम वहाँ पे सद्दाम हुसैन की जो डिक्टेटोरियल गवर्नमेंट है उसको हटाकर एक क्या लेकर आएंगे, डेमोक्रेसी वहाँ पे स्टैब्लिश करेंगे, यानी कि लोकतंत्र स्थापित करेंगे, जो तानाशाही उस तानाशाह जो सद्दाम हुसैन है उसको हटाकर। तो ये दो रीजन बताए गए थे इस अटैक के पीछे, इस ऑपरेशन के पीछे, और ये ऑपरेशन कब किया गया था? 2003 में, ये याद रखना। क्वेश्चन नंबर 5, विच कंट्री इन्वेडेड कुवैत इन अगस्त 1990? किस देश ने 1990 के अगस्त में कुवैत पर हमला किया? कुवैत पर किसने हमला किया था? इराक, अमेरिका, ईरान, सोवियत यूनियन। तो कुवैत पे 1990 में जो हमला करने वाला, इन्वेजन करने वाला जो कंट्री था वो था इराक। ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक है। कब किया था? 1990 में इराक ने कुवैत पर हमला किया था, ठीक है। कुवैत के पास बहुत सारे ऑयल्स वगैरह थी, इस चक्कर में। और उस समय जो हमला करने वाले जो इराक में प्रेसिडेंट कौन थे? सद्दाम हुसैन थे, ठीक है। कई बार यूनाइटेड नेशन ने सिक्योरिटी काउंसिल, जो यूनाइटेड नेशन की जो सिक्योरिटी काउंसिल है, उन्होंने कहा भी सद्दाम हुसैन को कि वो अपने जो इराकी ट्रूप्स हैं वो कुवैत से निकाल लें, सद्दाम हुसैन को वार्न किया, पर वो तो उन्होंने ये बात मानने से मना कर दी थी। सिक्योरिटी काउंसिल ये बात मानने से मना कर दी थी, ठीक है। यूनाइटेड स्टेट और सिक्योरिटी काउंसिल ने जो कहा उसके डिमांड को नहीं माना, ठीक है, सद्दाम हुसैन ने। और इन्हीं के ही नेतृत्व में कब कहाँ कुवैत पर इन्वेजन हुआ था, राइट? कब हुआ? 1990 में। क्वेश्चन 6, बिटवीन whom did the first गल्फ वॉर टेक प्लेस? किनके बीच में पहला गल्फ वॉर हुआ? इराक एंड ईरान, प्रथम खाड़ी युद्ध किस देश के बीच हुआ? ईरान एंड इराक, इराक एंड अमेरिका, ट्रूप्स फ्रॉम 34 कंट्रीज ऑफ द यूनाइटेड नेशन इन इराक। इराक और संयुक्त राष्ट्र के 34 देशों के सैनिक थे इसमें, और ईरान और यूनाइटेड नेशन फोर्सेस, ईरान और संयुक्त राष्ट्र की सेना, किनके बीच में जो फर्स्ट गल्फ वॉर, प्रथम खाड़ी युद्ध था, वो हुआ? तो ये है ट्रूप्स फ्रॉम 34 कंट्रीज ऑफ द यूनाइटेड नेशन एंड इराक। इराक और संयुक्त राष्ट्र के 34 देशों के सैनिक, इराक के सैनिक और संयुक्त राष्ट्र के 34 देशों के सैनिक के बीच में गल्फ वॉर हुआ। जान लेते हैं गल्फ वॉर के बारे में। गल्फ वॉर को पर्शियन गल्फ वॉर भी कहा जाता है, ठीक है। कब हुआ? 1990 से 91 में। कब हुआ? ये इंटरनेशनल कन्फ्लिक्ट था दैट वाज ट्रिगर्ड बाय द, किसने किया ये कन्फ्लिक्ट किसकी वजह से हुआ था? जब इराक ने इन्वेजन किया, कहाँ पर? इन्वेजन ऑफ कुवैत पर, ठीक है। और कब किया? 2 अगस्त 1990 में, ठीक है। पर्शियन गल्फ वॉर कहा जाता है, ये याद रख लेना। इसी पर्शियन गल्फ वॉर को ऑल्सो नोन एज ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म, इसको याद रखना। ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म इज रिलेटेड टू द गल्फ वॉर, ठीक है। ऑफ द फर्स्ट गल्फ वॉर बिगन इन 1991, द प्रेसिडेंट सद्दाम हुसैन ऑफ इराक ऑर्डर्ड द इन्वेजन ऑफ ऑक्यूपेशन ऑफ नेबरिंग कुवैत टू अर्ली अगस्त 1990, ठीक है। और इसी वजह से अलार्म हो के कुछ अरब के कंट्रीज ने और सऊदी अरब, इजिप्ट, सब ने यूनाइटेड स्टेट और वेस्टर्न कंट्रीज को कहा था कि वो इस मामले में इंटरवीन करे, जो कुवैत पर जो इन्वेजन किया है इराक ने, ठीक है। तो ये है पूरा, और ये याद रखना इससे रिलेटेड डेजर्ट स्टॉर्म, ठीक है, जो ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म गल्फ वॉर से ही रिलेटेड है, ठीक है।
इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, विच वॉज डेमोलिश्ड बाय द टेररिस्ट ऑन 11 सितंबर 2001। आतंकवादियों ने 11 सितंबर 2001 को किसे ध्वस्त कर दिया? 9/11 का अटैक मालूम है, पढ़ा होगा। तो इसमें किस चीज़ को डेमोलिश किया गया? ट्रेड सेंटर ऑफ वाशिंगटन का जो ट्रेड सेंटर था वहाँ उसको डेमोलिश किया गया, या फिर न्यूयॉर्क वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को, न्यूयॉर्क का वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, या मैनचेस्टर का वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, या पेंटागन का वर्ल्ड ट्रेड सेंटर। तो ये जो डेमोलिश किया गया था वो न्यूयॉर्क में इस्टेब्लिश था। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर था, कहाँ इस्टेब्लिश था? न्यूयॉर्क में। उसको डेमोलिश किया गया। जान लेते हैं कब हुआ? द 9/11 सितंबर 11 अटैक कॉमनली नोन एज 9/11, क्योंकि अमेरिका में मंथ पहले लिखते हैं और डेट बाद में, तो मंथ सितंबर यानी 9/11। वह 4 कोऑर्डिनेट सुसाइड टेररिस्ट अटैक, 4 अटैक किए गए थे आउट ऑफ द अलकायदा अगेंस्ट, ये किसके द्वारा किया गया था? अलकायदा अगेंस्ट द यूनाइटेड स्टेट। ठीक है, 11 सितंबर 2001 बाय अलकायदा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू अ पर्टिकुलर अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ ग्लोबल इकोनॉमी। ग्लोबल इकोनॉमी से संबंधित जो समझ है उसको क्या कहा जाता है? निम्नलिखित में किसका संबंध वैश्विक अर्थव्यवस्था की एक विशेष समझ से है? हेजमनी और डोमिनेंस और ग्लोबल पावर, या नन? तो ये है डोमिनेंस, यानी सुपर पावर, वर्चस्व करना ग्लोबल इकोनॉमी में। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, क्योंकि चैप्टर इज अबाउट डोमिनेंस। क्वेश्चन बी का क्वेश्चन जो है हमारा 8 है, उसका बी करेक्ट ऑप्शन है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, इन विच एरिया द डोमिनेंस ऑफ अमेरिका कैन बी सीन टुडे। अमेरिका का डोमिनेंस कहाँ कहाँ देखा जा सकता है अभी के समय में? ठीक है, दबदबा कहाँ कहाँ देखा जा सकता है? मिलिट्री, सैन्य में, इकोनॉमिक आर्थिक में, कल्चरल सांस्कृतिक में, और ऑल ऑफ दीज, ये सभी। तो सभी में, मिलिट्री, इकोनॉमिक, कल्चरल, सभी स्फीयर में डोमिनेंस ऑफ अमेरिका को फील किया जा सकता है, देखा जा सकता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, द रूट ऑफ द वर्ड हेगमनी या हेगेमनी बोलो आर द एसोसिएटेड विथ कंट्री। हेगेमनी शब्द की जड़ें किस देश से जुड़ी हुई है? अमेरिका, रशिया, ग्रीस, इराक। तो ये हेगेमनी जो वर्ड है वो आया है ग्रीस से, एशियंट ग्रीक से। ठीक है, एथेंस जो डोमिनेंस करता था। ठीक है, तो इसी से हेजेमनी वर्ड जो अगर आए तो अमेरिका वगैरह मत लगा के ना, हेजेमनी का जो डोमिनेंट है पहला, एसोसिएटेड विद ग्रीस। ठीक है, रूट की बात हो रही है कि कहाँ से निकल कर आया। ठीक है, तो ग्रीस से। बाद में चैप्टर में हम जो अमेरिका के डोमिनेंस की बात कर रहे हैं वो अलग है, पर ग्रीस रूट वर्ड से है, जहाँ से पहले कहाँ से उदय हुआ इस वर्ड का, इस कॉन्सेप्ट का, वो ग्रीस है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। Question number 11, under what code name did America invade Iraq on March 19, 2003? 2003 में किस नाम से अमेरिका ने इन्वेड किया किस पे? इराक पर। 19 मार्च 2003 को अमेरिका ने किस कोड नाम से इराक पर सैन्य आक्रमण किया? ऑपरेशन फ्रीडम, ऑपरेशन विजय, ऑपरेशन डेजर्ट, ऑपरेशन इराकी फ्रीडम। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑपरेशन इराकी फ्रीडम। जब अमेरिका ने इन्वेड किया इराक पे, क्यों किया था? क्योंकि इराक ने कुवैत, मतलब कि रीजन तो कुछ और बताए गए थे इराकी फ्रीडम के, पर मेन रीजन वही था जब कुवैत पे हमला कर दिया था। ठीक है, बाकी गल्फ वॉर से रिलेटेड है, वो है हमारा ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म। ठीक है, गल्फ वॉर से रिलेटेड ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म जो है। ठीक है, बाकी ऑपरेशन इराकी फ्रीडम रिलेटेड है किससे? जब अमेरिका ने इन्वेड किया इराक पे। 2-3 रीजन बताए, क्या कि सद्दाम हुसैन के रिजीम को हमें रिमूव करना है, डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश करनी है। दूसरा ये बताया गया कि मास डिस्ट्रक्शन, यानी कि सामूहिक संहार के जो हथियार बनाए जा रहे हैं उसको रोकने के लिए। ये कुछ रीजन बताए गए अमेरिका और उसके कोलाइड ग्रुप के द्वारा कि हम इराक पे क्यों इन्वेड हमला कर रहे हैं। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, यहाँ पे कुछ ऑपरेशन है जो कि चैप्टर में मेंशन है और वो क्यों हुए थे। ठीक है, देखते हैं। ऑपरेशन इनफाइनाइट रीच, ऑपरेशन इंड्यूरिंग फ्रीडम, ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म और ऑपरेशन इराकी फ्रीडम। तो फर्स्ट गल्फ वॉर, मिसाइल अटैक बाय सुडान, कोalition ऑन सुडान और कोalition ऑफ कंट्रीज विलिंग टू अटैक इराक एंड वॉर अगेंस्ट तालिबान एंड अल कायदा। अ कोalition ऑफ कंट्रीज विलिंग टू इराक अटैक इराक। बताना, अमेरिका के साथ कुछ ऐसे कोलाइड ग्रुप आए और किस पे अटैक किया? इराक पे। तो ये किस नाम से जान जाता है? ये जान जाता है ऑपरेशन इराकी फ्रीडम, यानी डी का 2 है। देख लेते हैं ऑप्शन कहाँ पे डी का 2 है। तो ऑप्शन डी का 2
आपको ऑप्शन 2 में दिख रहा है और ऑप्शन ए में दिख रहा है, यानी कि थर्ड और फोर्थ तो ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, तो थर्ड और फोर्थ तो आंसर हो ही नहीं सकता। अब क्वेश्चन 1 में या तो ऑप्शन ए सही होगा, ऑप्शन 1 सही होगा या ऑप्शन 2 सही होगा, क्योंकि डी 2 से मिल रहा है, ठीक है। इसके बाद ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म। डेजर्ट स्टॉर्म क्यों था? डेजर्ट स्टॉर्म था किस लिए? फर्स्ट गल्फ वॉर से रिलेटेड है। किससे? फर्स्ट गल्फ वॉर से रिलेटेड है डेजर्ट स्टॉर्म, ठीक है, जिसमें यूनाइटेड नेशन और अलग कंट्रीज ने मिलकर जो इन्वेजन किया था इराक ने कुवैत पर, उसके लिए ऑपरेशन चलाया। तो ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म फर्स्ट गल्फ वॉर से रिलेटेड है, ठीक है। तो सी का 4 कहाँ है? दोनों में ही सी का 4 है। इसके बाद ऑपरेशन इंड्यूरिंग फ्रीडम और ऑपरेशन इनफाइनाइट रीच। तो ऑपरेशन इनफाइनाइट रीच जो है वो है मिसाइल अटैक ऑन सूडान में मिसाइल अटैक किया जाता है, उससे रिलेटेड, यानी ए का 3rd। और उसके बाद बी ऑपरेशन इंड्यूरिंग फ्रीडम, ये था वॉर अगेंस्ट तालिबान एंड अलकायदा। जब 9/11 का अटैक हुआ तो ऑपरेशन इंड्यूरिंग फ्रीडम चलाया गया था तालिबान और अलकायदा के अगेंस्ट, ठीक है। तो ऑप्शन 2 इज करेक्ट है, ठीक है। ऐसे एलिमिनेट करके भी आप कर सकते हैं, ऑप्शन 2 करेक्ट है। इसके बाद जान लेते हैं क्या है। ऑपरेशन इनफाइनाइट रीच क्यों हुआ था? वॉज अ कोड नेम फॉर अमेरिका क्रूज मिसाइल स्ट्राइक ऑन अलकायदा बेसिस पे जब चलाया गया, वो था क्या? ऑपरेशन इनफाइनाइट रीच। इसके बाद द वॉर और in Afghanistan, Operation Enduring Freedom began in October 2001 in response to the 9/11 का जो अटैक हुआ उसके रिस्पॉन्स में अफगानिस्तान में वॉर हुआ जिसका नाम दिया गया इंड्यूरिंग फ्रीडम, ठीक है। किसके द्वारा अटैक किया गया था? पहले यूनाइटेड स्टेट के जो बताया ना वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को कि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को, जो न्यूयॉर्क के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को जो डेमोलिश ध्वस्त किया गया था, उसके अगेंस्ट में बाद में यहाँ वॉर होती है 2001 में। द ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म क्या था? 42-day मिलिट्री ऑपरेशन कैरिड आउट बाय इंटरनेशनल कोalition लेड बाय द यूएसए इन रिस्पॉन्स टू द इराकी इन्वेजन ऑफ कुवैत। ये बता चुके पहले ही। इसके बाद ऑपरेशन इराकी फ्रीडम क्यों हुआ, ये इसके बारे में बात कर चुके हैं, 2-3 रीजन में बता चुकी हूँ कि क्यों ऑपरेशन इराकी फ्रीडम चलाया गया, ठीक है, और किन के बीच में चलाया गया। तो ये आई होप कि ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13, विच कंट्री अकाउंट फॉर 65% ऑफ इंडिया टोटल एक्सपोर्ट इन अ फील्ड ऑफ सॉफ्टवेयर के फील्ड में 65% किसको एक्सपोर्ट किया जाता है? फ्रांस, इटली, अमेरिका या ब्रिटेन। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, अमेरिका द्वारा अमेरिका को निर्यात किया जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14, हाउ मेनी इंडियन वर्क इन सिलिकॉन वैली? अबाउट 1 लाख, अराउंड 2 लाख, अराउंड 3 लाख, अराउंड 4 लाख। ये कुछ फैक्चुअल क्वेश्चन है जो कि चैप्टर में मेंशन है। सिलिकॉन वैली में कितने भारतीय काम करते हैं? तो अराउंड 3 लाख लोग काम करते हैं, ठीक है। ये ओल्ड डाटा है, बढ़ भी चुका होगा, ठीक है, बाकी चैप्टर में था तभी इसको इंक्लूड कर दिया गया है इसमें। बाकी बेंगलुरु नोन एज सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया। सिलिकॉन वैली जो सिटी कौन सा माना जाता है? बेंगलुरु को माना जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट आइडियोलॉजी इज द सोवियत पॉलिटिकल सिस्टम बेस्ड ऑन? सोवियत राजनीतिक प्रणाली किस विचारधारा पर आधारित है? सोशलिस्ट आइडियोलॉजी, समाजवादी विचारधारा, या फिर कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी, पूंजीवादी विचारधारा, या दोनों, या नन ऑफ दीज। तो सोवियत आइडियोलॉजी इज बेस्ड ऑन समाजवादी विचारधारा, यानी सोशलिस्ट आइडियोलॉजी पे बेस्ड है सोवियत पॉलिटिकल सिस्टम, ठीक है। इसके बाद कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी जो है किस पे बेस्ड है? यूएस और वेस्टर्न कंट्रीज जो हैं वो बेस्ड हैं कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी पर। और क्या आपको पता है कि इंडिया किस आइडियोलॉजी पे काम करता है? अगर है तो कमेंट बॉक्स में आप लिखिएगा, ठीक है। बाकी इसका जो ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 15 का, ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो ऑप्शन ए करेक्ट है। इसी के साथ जो हमारा ये चैप्टर नंबर 3 जो है ये भी कंप्लीट हुआ। इसमें जितने एमसीक्यू बनते थे वो सब मैंने डिस्कस कर लिया है। इसको 1 से 2 बार देखिएगा, ये आपको क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे, लर्न हो जाएंगे, यहीं पे एमसीक्यू आपको याद हो जाएंगे। इसके बाद ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें कि आपका स्कोर कितना रहा। इससे पता चलेगा आपकी प्रिपरेशन कितनी स्ट्रांग है, ठीक है। और चैप्टर 1, 2 और 3 अब कंप्लीट हो चुके हैं। वीडियो पहले से प्लेलिस्ट में ऐड है, वो सारी प्लेलिस्ट देख लेना, वीडियोस देख लेना, ठीक है। प्लेलिस्ट में जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर लेना, सारी के सारी प्लेलिस्ट का जो लिंक है, डायरेक्ट लिंक वहीं पे ही है, ठीक है, और इंसर्ट कर दिया है मैंने। और इसके अलावा इसको सब्सक्राइब करना और शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि इस वीडियो पे अगर अच्छा रिस्पांस आया तो मैं जल्दी ही और भी जो डोमेन सब्जेक्ट है क्लासेस लेकर आऊँगी, साथ में जर्नल टेस्ट और
के भी क्वेश्चन के भी वीडियोस अपलोड करूँगी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट में जो हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 4 डिस्कस करेंगे, राइट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुश रहें, मस्त रहें, पढ़ते रहें।